हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं और पुनः मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर उपस्थित हूं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भूगोल विषय की तैयारी कैसे किया जाए वैज्ञानिक और समुचित रणनीति के साथ, क्योंकि तैयारी का तरीका जितना ही वैज्ञानिक होगा उतना ही कम समय में हम लोग अधिक से अधिक सामग्री को सीख सकते हैं, अधिक से अधिक प्रश्न बनाने की क्षमता हमारे अंदर आ सकती है। तो आज हम लोग चलिए भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। भूगोल को दो पक्ष में बांट के आपको पढ़ना होगा। एक सामान्य भूगोल जो विश्व स्तर का और भौतिक भूगोल के रूप में देखा जाता है, और एक विशिष्ट रूप से आपको भारत का भूगोल। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि सामान्य भूगोल के किस किस चीज़ को या किस किस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लिया जाए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे बने। देखिए, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है और इसकी पढ़ाई करते वक्त हर समय आपका कॉन्सेप्ट साइंटिफिक होना चाहिए कुछ खास टॉपिक में। तो हम लोग भूगोल के किन किन टॉपिक की पढ़ाई करें ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले कंटेंट्स की चर्चा करते हैं कि किन किन चीज़ को किस किस टॉपिक्स को हम लोग पढ़ लें ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बने। और देखिए, सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए धरातल पर काल्पनिक रेखाएं। धरातल पर काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस, ये एकदम कॉमन और बेसिक भूगोल है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएं, चाहे जिसके लिए भी जाएं, ये सबको और हर समय पढ़ना है, ये एवरग्रीन है। और धरातल की काल्पनिक रेखाओं, इमेजिनरी लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसमें अक्षांश, देशांतर, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखाओं के बारे में प्रधान देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये धरातल के प्रमुख इमेजिनरी लाइंस हैं और इनमें से लगभग सवाल पूछे जाते हैं और पढ़ते वक्त आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जो लगभग हर एग्जाम में आपको पढ़ना है, इसके लिए भी पढ़ना है, वो है पृथ्वी की गतियां तथा सूर्य एवं चंद्रमा। पृथ्वी की गतियां तथा सूर्य एवं चंद्रमा के साथ इसके संबंध। सूर्य एवं चंद्रमा के साथ इसके संबंध, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। तो घूर्णन गति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इस घटना का क्या परिणाम है, और परिभ्रमण गति जिसको कहते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। घूर्णन गति को कहते हैं अंग्रेजी में रोटेटरी मोशन, और रिवोल्यूशनरी यानी परिभ्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। घूर्णन गति जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक्सिस पर घूमती है, और परिभ्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो पृथ्वी घूमती है, इसको परिभ्रमण गति कहते हैं। तो घूर्णन गति और परिभ्रमण गति क्या है, इनके क्या परिणाम हैं, और पृथ्वी की इन गतियों के कारण साथ साथ सूर्य एवं चंद्रमा, ध्यान रहे ये तीनों ब्रह्मांड के पिंड बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वीवासियों के लिए, और तीनों गतिशील है। पृथ्वी तो गतिशील है ही, चंद्रमा भी गतिशील है और सूर्य भी गतिशील है। और इन तीनों की गतिशीलता के कारण हमारे ब्रह्मांड में या खगोल में कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, जिनके बारे में सवाल लगभग आते ही हैं। और इन घटनाओं में है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इन्हीं घटनाओं में है विषुव, इक्विनॉक्स, इन्हीं घटनाओं में है
कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव जिसको कहते हैं समदिवारात्रि, और कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस। तो ये प्रमुख टॉपिक्स होते हैं। इनके बाद आप मुख्य टॉपिक होता है धरातल पर वायुदाब। धरातल पर वायुदाब की पेटियां तथा पवन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जहाँ से सवाल लगभग रहते ही रहते हैं। प्रेशर बेल्ट, धरातल पर वायुदाब की जो अस्थाई पेटियां हैं और इनके चलते जो पवनें चलती हैं। आप सभी जानते हैं कि धरातल पर अस्थाई वायुदाब की पेटियों के कारण ही अस्थाई पवनें चलती हैं, जिनको सनातनी पवन कहते हैं या जिनको ग्रहीय पवन कहते हैं। और अस्थाई पवनों की संख्या 3 है। पूर्वा पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। तो अस्थाई जो पवन है, पूर्वा पवन, पूर्वा जिनको व्यापारिक पवन भी कहते हैं, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। इसके बाद पवन वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। अस्थाई पवन जो अस्थाई रूप से वर्ष भर एक ही दिशा में चलते रहते हैं, इनकी संख्या 3 है, पूर्वा पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। इसके बाद है मौसमी पवनें, सीजनल विंड। तो मौसमी पवनें भी वर्ष भर अस्थायी रूप से धरातल पर चलती हैं, और अस्थायी पवनें भी वर्ष भर धरातल पर अस्थायी रूप से चलती है। तो दोनों में क्या अंतर है भाई? तो अस्थायी पवनें वर्ष भर धरातल पर चलती हैं और अपनी दिशा कभी नहीं बदलती हैं, इसलिए इनको सन्मार्गी पवन भी कहते हैं। और इनकी संख्या 3 है, पूर्वा पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। और मौसमी पवनें भी वर्ष भर चलती हैं, लेकिन अंतर ये है कि जहाँ मौसम बदलता है ये अपनी दिशाओं को बदल लेती हैं। और इनमें भी 3 पवनों को ठीक से पढ़ लिया जाए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, जिनमें एक है जलीय समीर और स्थलीय समीर, एक है पर्वतीय समीर और घाटी समीर, और सबसे प्रमुख जो मौसमी पवन है वो है मानसून, जो भारतीय जलवायु का निर्धारक है। भारतीय जलवायु का सबसे बड़ा प्रभावकारी कारक मानसून ही है। और तीसरा प्रकार होता है पवन का स्थानीय पवन, लोकल विंड। पहला परमानेंट विंड, दूसरा सीजनल विंड, तीसरा लोकल विंड, स्थानीय पवन, जो वर्ष भर नहीं चलती, हर समय नहीं चलती और किसी खास मौसम में किसी खास स्थान पर ही चलती है। जैसे हरमट्टन सहारा मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में, लू उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में, चिनूक, फौन, डॉक्टर वायु, बहुत सारे स्थानीय पवनें हैं। तो पवन के बारे में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छा से देख लें। इसके बाद आप वायुमंडल देखिए, पृथ्वी में वैसे तो 4 मंडल है, लेकिन भूगोल के दृष्टिकोण से वायुमंडल को 3 मंडल को हम लोग देखते हैं, जिनमें सबसे पहला वायुमंडल है। और वायुमंडल में आप सबसे पहले देख लें वायुमंडल की संरचना, और इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है बड़ा ही महत्वपूर्ण, इसी में आता है ऊष्मा बजट, हीट बजट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भूगोल को जब भी पढ़े तो कुछ खास टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और वायुमंडल की संरचना और ऊष्मा बजट को पढ़ने में तो साइंटिफिक अप्रोच अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा वह टॉपिक है वायुमंडल का तापन, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो हीट होता है या हीट जो मूव करता है एटमॉस्फेयर में, तो कंप्लीट ये फिजिक्स से रिलेट कर जाता है। तो वायुमंडल से रिलेटेड संरचना, ऊष्मा बजट, वायुमंडल के तापन को देखें। इसके बाद आप
देखें आप स्थल जलमंडल, जलमंडल, तो जलमंडल में दो टॉपिक को मेनली, तीन टॉपिक को देखें। एक है महासागरीय, महासागरीय अधस्थल, अधस्थल माने नीचल, निचला भाग, महासागरीय अधस्थल की संरचना। इसके बाद आप देखें इसमें महासागरीय, महासागरीय लवणता, महासागरीय लवणता, ओशनिक सैलिनिटी। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आप देखें महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट, जरूर से जरूर देखें। तो वायुमंडल में संरचना, ऊष्मा बजट, वायुमंडल का तापन, जलमंडल में महासागरीय अधस्थल की रचना, महासागरीय लवणता और महासागरीय धाराएं, जरूर से जरूर देख लें। इसके बाद आप एक टॉपिक देखें स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। और स्थल मंडल में सबसे पहले आप देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद स्थल मंडल में ही इतने टॉपिक को एकदम गंभीरता से, चूँकि भूगोल बड़ा ही प्रमुख और वैज्ञानिक विषय है और बहुत सारे मिसलेनियस को ये कवर करता है, तो इतने टॉपिक को आप जरूर बढ़िया से देखें और भी टॉपिक को बताते हैं। और हमारा भी जब अपना बैच होगा तो हम भी इसको ऐसे रूप में पढ़ाते हैं, जो टॉपिक आपको हम बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली NCERT या बिहार टेक्स्ट बुक, दूसरा कहीं से कोई मटेरियल नहीं लेना है, वही मटेरियल सफिशिएंट है। और हम भी अपने बैच में इसी को पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाएंगे। तो आप जो भी छात्र छात्रा पढ़ाई के लिए इच्छुक होंगे, आप हमसे संपर्क करेंगे। मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होगा। वैसे भी मेरा परमानेंट इंस्टीट्यूट दानापुर गोला रोड, एक्चुअली ये पटना से रिलेट करता है गोला रोड, तो मेरा परमानेंट इंस्टीट्यूट गोला रोड में है, BPSC विद्यापीठ के नाम से। आप ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े GS से रिलेटेड किसी बात के लिए, किसी भी स्तर के लिए, तो आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी रहता है, मेरा एड्रेस भी है, आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं। और जब मेरा बैच होगा तो जिसकी सूचना मैंने आपको पहले ही बताया, मैं दे दूँगा, आप आसानी से ज्वाइन करें और साइंटिफिकली पढ़ाई करने के लिए आप संपर्क करें। और स्थल मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखने के बाद आप बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखने चट्टानों के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है चट्टानों के प्रकार। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इस बात से होता है कि आपने कितनी उपयोगी सामग्रियों को पढ़ा, मतलब इस बात से होता है। तो आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई स्थिति ये है बेरोजगारी की कि कोई भी व्यक्ति उठ के पढ़ाना शुरू कर देता है। और ऊपर से खास करके जब से YouTube का ज़माना हुआ है तब से और देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति आते हैं अपनी अपनी नसीहत दे के चले जाते हैं। नसीहत को स्वीकार करने से पहले एक बार विचार कर लें जरूर कि कौन सा नसीहत आपके लिए लाभकारी होगा। और स्थल मंडल में इनको पढ़ें और इसके चट्टानों के प्रकार, और इसी में एक और टॉपिक पढ़ लें चट्टानों का अपक्षय तथा अपर्दन, चट्टानों का अपक्षय तथा अपर्दन। अपक्षय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेदरिंग और अपर्दन जिसको कहते हैं इरोजन। और जब कभी भी पढ़ाई करें तो हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों याद रखें, क्योंकि प्रश्न बनाने के लिए इंग्लिश टर्म हम लोग भी जब भी पढ़ाते हैं बच्चों को या आपको भी पढ़ाएंगे, तो जब भी पढ़ाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म को निश्चित रूप से हम लोग चर्चा करते हैं। अदरवाइज प्रश्न बनाने में सहूलियत नहीं होगी, क्योंकि हिंदी बहुत जटिल हो जाता है। तो इतने चीज़ों को देखें। इसके बाद और भी भूगोल में कुछ चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। जैसे भूगोल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है स्थलाकृतियाँ। तो स्थलाकृतियाँ उतना लंबा टॉपिक ना पढ़ें,
केवल आप पर्वत और पठार को पढ़ लें। इसके बाद आप ज्वालामुखी तथा भूकंप को देख लें, ज्वालामुखी तथा भूकंप को देख लें। इसके बाद आप भूगोल बहुत बड़े मिसलेनियस को कवर करता है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि घास के मैदान, ग्रास लैंड, लगभग एक दो सवाल रहता ही रहता है घास के मैदान से। जैसे स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, किस घास के मैदान को गेहूं की टोकरी या रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो हमारे एकेडमी में हैं, जिनके बारे में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कहा है, और बराबर इसी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको जरूर देख लें। इसके बाद जनजातियों के बारे में जरूर देख लें। ये एक्चुअली क्या है कि ये मिसलेनियस है। जनजातियों के बारे में जरूर देख लें कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, भारत के किस राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है, इतना देख लें। और इसके बाद आप इतना देखने के बाद आप एक चीज़ और देख लें इसी में, एक चीज़ और इसी में आप देख लें जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है आपको कृषि के विभिन्न रूप या प्रकार, जो विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। कृषि के विभिन्न रूप जैसे खरीफ फसल, रबी फसल, गर्मा फसल, आप खुद देख सकते हैं कि इन सब पर प्रश्न प्रमुखता से पूछे जाते हैं। और इतना देखने के बाद आप भारत के भूगोल में आ जाएं, और भारत के भूगोल में जिन जिन चीज़ों को प्रमुखता से देखने की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले आप देखें भारत की भौतिक संरचना, भारत की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जो बाहरी बनावट है भारत का, भौतिक संरचना, इनको देख लें। इसके बाद भारत की मिट्टी को जरूर से जरूर देख लें। इसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ जरूर से जरूर देख लें। इसके बाद आप भारत की नदियाँ जरूर से जरूर देख लें। और इसके बाद सबसे प्रमुख रूप से आप देख लें भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये स्पेशलाइज है इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन, ये टॉपिक्स। तो मेरा अनुभव है कि अगर इतने टॉपिक्स को ठीक ढंग से पढ़ लिया जाए, टॉपिक का नाम तो ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मैं टॉपिक वही बताता हूँ जो एनसीईआरटी या बीटीबीसी अपने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, जिनके बारे में आयोग के अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है, और नहीं भी कहे थे उससे पहले भी प्रश्न इन्हीं में से आते हैं, इन्होंने और स्पष्ट कर दिया। तो इसको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टॉपिक है, और इस टॉपिक का विस्तार कितना तक है और कितना एनालिसिस तक आपको पढ़ना है और किस सामग्री को आपको स्वीकार करना है। इसलिए हमने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है, ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, ज़रूरत इस बात की होती है कि आपने कितना परीक्षोपयोगी सामग्रियों को पढ़ा, स्तरीय को पढ़ा, ताकि मिनिमम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप डील कर लें। तो बताने के लिए तो बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, लेकिन एक एक्सपर्टेंसी से और कम समय में, चूँकि इसको अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा जाए तो एक के विषय पढ़ने में 4 महीना लग जाएगा। तो कहाँ से पढ़ें, किस रूप में पढ़ें, इसके संदर्भ में एनसीईआरटी और बीटीबीसी वगैरह के टॉपिक्स को संपर्क करें। और फिर जब मेरा बैच होगा वैकेंसी के बाद, तो आप बैच को ज्वाइन करें। तो मेरा गारंटी है कि मैं 3 महीना में इन सभी चीज़ों को बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा दूंगा। और आप अपनी पढ़ाई को तो ज़रूर जारी रखें, और जब मेरी भी पढ़ाई आपको मिल जाएगी तो दोनों मिल करके आपको निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर पहुंचा देगा। और जैसे ही वैकेंसी आएगी, मेरा बैच स्टार्ट होने का डेट होगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। वैसे आप
बैच अभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा बैच हमेशा चलते रहता है। मैंने बताया मेरा कोचिंग गोला रोड पटना में है। आप जब कभी भी चाहे, मेरा मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। जीएस से रिलेटेड किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं, आइदर फ़ोन से या घर पे भी कोचिंग में भी आ सकते हैं। जब चाहे आप संपर्क कर सकते हैं। और इनकी पढ़ाई के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क करें, और जब मेरा बैच होगा तो मैं इसकी सूचना आपको दूंगा। और अभी बहुत सारी उपयोगी सामग्री को लेकर के समय समय पर मैं YouTube पर उपस्थित होऊंगा, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने YouTube पर भूगोल में, इतिहास में पढ़ा के डाल दिया है। BPSC विद्यापीठ के नाम से सर्च करें, उसको सही ढंग से देखें तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। सक्रिय हो जाए अभी से ही, सही बच्चे अभी से ही सक्रिय होते हैं और अपने पर भरोसा रखते हैं और सही ढंग से पढ़ाई करते हैं, सही सामग्रियों का सिलेक्शन करते हैं, ताकि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हें बनाने की एबिलिटी होती है। और फिर किसी उपयोगी सामग्री को लेकर आएंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि वीडियो आपके सामने, उपयोगी वीडियो आपके समक्ष आसानी से उपलब्ध होता रहे समय समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।